जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन स्टार्ट किया है, तो उसी कड़ी में ये दूसरा लेक्चर है हमारा। कल हमने बात की थी किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे थे तो थोड़ी सी जानकारी हमने साइंस के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में आपको दे दी थी। तो उसी कड़ी में आज दूसरा हमारा जो लेक्चर है ये, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। हालांकि मैंने आपको बताया भी है थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन हमारे आसपास हो रही है तो हम उस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पेपर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लिख के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था, H2 और O2 का, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, NCERT बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सारे जो डाउट होते हैं इसमें क्लियर हो जाते हैं। इसी केवल एक एग्जाम्पल से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिकल मास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए केमिकल रिएक्शन की जब डेफिनेशन पे आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे कहा गया है कि जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिएक्टिंग स्पीसीज से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं और वाटर हमारा कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो एक प्रॉपर्टी तो यही डिफरेंट हो गई कि उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या हो गया, चेंज हो गया, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपने देखा होगा, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो अगर कहीं पे आग लगी है हम वहाँ पे हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो आग और तेज़ी से पकड़ता है, लेकिन पकड़ता है, आग और तेजी से पकड़ लेगा। अगर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में आग लगेगी तो बहुत ज़्यादा तेजी से आग लगती है। और ऑक्सीजन अगर कहीं पे प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे आग लगेगी ही नहीं। ये आपको पता होगा कि हमेशा जो आग लगती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगती है। तो इन दोनों का नेचर कैसा है, अगर कहीं पे आग लगी है तो वो उसको बढ़ावा देंगे, लेकिन ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर लेंगे और वाटर बना लेंगे तो इसका नेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वाटर हमारा क्या करता है, आग को बुझाने के काम आ जाता है, लेकिन बना किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। तो ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये जो रिएक्शन हमने लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन हमने लिखी हुई है इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर साधारण भाषा में बात किया जाए तो केमिकल इक्वेशन क्या क्या इन्वॉल्व करता है। देखिए केमिकल इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में ये एक एरो है, ठीक है, बीच में एरो और हेड क्या दिखा रहा है, एरो का हेड दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। और जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीज़ें एरो के लेफ्ट साइड में मतलब टेल साइड में प्रेजेंट होती हैं या लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती हैं उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ें हमारी प्रोडक्ट का, हमारा जो सब्सटेंस नया बन रहा है, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस हमारा नया बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो साधारण सी भाषा में जो ये एरो है ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हमें क्या क्या ध्यान देना होगा कि जो भी स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं, जो भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, हमें उसका सिंबल लिखना होता है, ना कि उसका पूरा नाम लिखना होता है। हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन लिखने का सही तरीका कौन सा है, ये सही तरीका है कि हम कहाँ वहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे, पहले तो सिंबल यूज़ करेंगे, जो भी एलिमेंट हमारे रिएक्ट कर रहे हैं
उसके सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद उसके स्टेट भी यूज़ करते हैं। स्टेट को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट का मतलब कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है या एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस तो आप लोग जानते होंगे। एक्वस क्या होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल है, जैसे नमक है। ठीक है, नमक कैसा होता है, पाउडरी सॉलिड होता है। ठीक है, तो अगर उसको हमें रिएक्शन कराना है, तो अगर उसकी रिएक्शन जल्दी करानी है हमें, तो हम उसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। तो अगर किसी भी चीज़ को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसकी स्टेट कौन सी स्टेट कही जाएगी, एक्वस स्टेट कही जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्वस स्टेट क्यों कही जाएगी, क्योंकि वाटर को हम लोग और क्या कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं हम लोग। तो अगर किसी भी चीज़ को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो उसकी स्टेट कौन सी हो जाती है, एक्वस स्टेट हो जाती है। ठीक है, आगे जब आप लोगों ने क्लास 9th में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, एक्वस सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो जनरली 4 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेट दिखाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आगे, क्योंकि ये क्लास 10th जो है ये बेसिस है हमारा। जब घर बनती है तो नींव रखी जाती है, तो समझ लीजिए कि घर बनने वाला है और उसकी नींव ये रखी जा रही है। ये जो साइंस है क्लास 10th की, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चाहे आगे आप कोई भी स्टडी करें, आप साइंस से रिलेटेड स्टडी करें, आर्ट से रिलेटेड स्टडी करें, लेकिन ये क्लास 10th तक की जो साइंस है ये आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली है। ठीक है, तो हमने देखा केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर उसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, अब मैं ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, चेंज इन स्टेट। दूसरा हमारा क्या होता है, चेंज इन कलर। उसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक चीज और होती है चेंज इन टेम्परेचर। पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बता रहा था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो वन और मोर, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 सब्सटेंसेस तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, ये वन और मोर क्या है, एक सब्सटेंस कैसे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी रिएक्शन लिखा था, मैं उसी को उल्टा करके लिख देता हूँ, H2O। ठीक है, H2O अभी हमने बनाया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख देता हूँ कि H2O से हमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। पानी को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जनरली अभी आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं तो क्या होगा, अगर H2O में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया जाए तो हमारा H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी कल, तो उसमें मैंने आपको बताया था व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो वन और मोर का मतलब क्या है, एक रिएक्टेंट भी किसी भी प्रकार की एनर्जी लेके एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, वो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब की, और 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चेंज इन स्टेट कह रहा है। तो इस रिएक्शन से आप देख सकते हैं हमारा जो H2 है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा जो ये
हमारा जो सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका स्टेट क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, उसके बाद लिक्विड से किस फॉर्म में चेंज हो गया, वो गैसियस फॉर्म में। तो हमें इस रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, चेंज इन स्टेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा जो दूसरी चीज जो इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होती है, चेंज इन कलर होती है, ठीक है। आपको जनरली एक रिएक्शन बताई जाती है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे होती है, आयरन से, ये आपको कराई भी जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपकी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये जनरली क्लास 10th के बच्चों को स्कूलों में कराया भी जाता है प्रैक्टिकल्स में। वो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, जो कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉपर सल्फेट है, क्योंकि उसका जो कलर होता है वो स्काई ब्लू कलर होता है, ठीक है। कौन सा कलर होता है, स्काई ब्लू कलर। फिर उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में वो क्या करेंगे, लोहे की कीलें डाल देंगे, ठीक है, लोहे की कीलें। Fe का मतलब क्या है, आयरन है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आप इस Fe से परिचित होंगे। Fe क्या है, हमारा आयरन है। तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन डाल देंगे, आयरन की निकल डाल देंगे, तो कुछ समय बाद ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और रिएक्शन में क्या बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। फेरस सल्फेट जो आयरन है हमारा, वो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, और इसका कलर पहले कैसा था, ब्लू कलर था। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में चेंज इन कलर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में क्या होता है, चेंज इन कलर भी पॉसिबल है। तो कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन निकल डालेंगे तो क्या फॉर्म होगा, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ साथ कॉपर का फॉर्मेशन होगा, जो कि ग्रीन कलर का होगा। यहाँ पहले इसका कलर क्या था, ब्लू था, उसके बाद कौन सा कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे केमिकल रिएक्शन की, वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस इन्वॉल्व हो रही हो किसी न किसी तरह से, ठीक है। आप लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, गैस क्या, यहाँ पे गैस निकल रही है। हम बात कर रहे हैं ऐसी रिएक्शन की जिसमें गैस इन्वॉल्व हो। तो एनसीईआरटी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया भी, Mg+O2, ठीक है। Mg+O2 क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी, इसका भी आप लोगों को क्लास 10th में प्रैक्टिकल्स में इसको जनरली करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद उसको क्या करते हैं, पहले सैंड पेपर से रगड़ते हैं, सैंड पेपर से रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। आप जब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें जो पहला इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज के पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पहला क्वेश्चन यही है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले या रिएक्शन कराने से पहले क्यों सैंड पेपर से रब किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और जनरली कभी कभी एक नंबर में बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कि मैग्नीशियम को क्यों रब किया जाता है सैंड पेपर से। तो अगर मान लीजिए इस मैग्नीशियम को कई दिन पहले से ला के रखा गया है, और उस कमरे में जहाँ पे इसको रखा गया है मैग्नीशियम को, वहाँ पे जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक रिबन है मैग्नीशियम का, इसके आउटर सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। कौन सी लेयर बन जाएगी, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और इस ऑक्साइड के लेयर पे जब हम क्या करेंगे, जब ऑक्साइड के लेयर को हम जलाएंगे तो ये जलेगी नहीं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ये जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसको कंप्लीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको साफ करना पड़ेगा। तो इसी ऑक्साइड को साफ करने के लिए हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रब्ड बाई सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्या करते हैं, इसको हम रब करते हैं इस रिएक्शन को कराने से पहले। फिर रब करने के बाद हम क्या करते हैं,
इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैंडल जलाते हैं। जब आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी की बुक जब आप देखेंगे तो पहला जो पेज है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो पहला पेज है, उस पहले पेज पे ही इस प्रैक्टिकल को एक्टिविटी के रूप में करके दिखाया गया है। ठीक है, उसका बाकायदा फिगर वहाँ पे बना हुआ है हमारे एनसीईआरटी की बुक में। पहले पेज पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के पहले ही पेज पे ये आपको एक्टिविटी करके दिखाई गई है। वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने के बाद ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये वाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहे की दुकान पे जैसे वेल्डिंग वगैरह होती है तो बहुत स्पार्कलिंग लाइट निकलती है, उसी तरह से लाइट निकलती है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन का कलर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, और बाद में जब इसको क्या कराया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है, वाइट पाउडरी होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडरी फॉर्म में पाया जाता है। और इस रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसको मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ऑक्साइड की लेयर या कार्बोनेट की लेयर भी बन जाती है। क्योंकि जहाँ पे इन्वायरमेंट में इसको रखा जाएगा वहाँ पे जाहिर सी बात है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसेस प्रेजेंट होंगी। तो दोनों गैसेस प्रेजेंट होंगी तो ये उनसे क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्शन के बाद ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर इसके ऊपर बन जाती है। तो उसको हटाने के लिए हम इसको सैंड पेपर से रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या निकलता है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस निकलता है। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, जब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जब ऑक्सीजन यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम तभी जला सकते हैं जब मैग्नीशियम ऑक्साइड या किसी भी चीज़ को हम तभी जला सकते हैं जब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट हो। आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि अगर हम कोई कैंडल जलाएं, कैंडल जलाने के बाद उसके ऊपर ग्लास रख दें, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ देर जलने के बाद वो कैंडल बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाती है, बर्निंग में खर्च हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं रहता उस सराउंडिंग में, तो विदाउट ऑक्सीजन कोई भी कंबशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है ये हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। ठीक है, अब चौथा हमारा जो पार्ट है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत आसान एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी तो हमारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा जनरली वाइट पेंट वगैरह होने लगे हैं, नहीं तो पहले के जो पुराने घर थे वहाँ पे क्या होता था, चूने से कैल्शियम ऑक्साइड से पुताई की जाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, हमारे घर वाले क्या करते थे, चूना खरीद के लाते थे, फिर उसको किसी भी बर्तन में क्या करते थे, पानी में डालते थे। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब चूने को पानी में डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो पानी अपने आप खौलने लगता है और वहाँ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पानी क्या होता है, खौलने लगता है। ये प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाएगा तो क्या बना लेगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ये लाइम से जुड़े हुए शब्द बहुत मिलेंगे आपको इस चैप्टर में और आपको सभी को याद रखना है। क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, आगे लाइम स्टोन भी मिलेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जनरली पहले इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही क्या किया जा सकता था, पुताई होती थी, दीवारों की, घरों की पुताई होती थी। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारे पेंट वगैरह आ गए हैं
प्लास्टिक पेंट्स वगैरह, तो आपको ये जनरली देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है किसका, चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, लेकिन अगर उसी नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग क्या डाल दें, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें, मतलब क्विक लाइम डाल दें, चूना डाल दें, जिसे चूना कहते हैं, तो चूना डालने के बाद वो पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन वो पानी क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रही हो। ठीक है, इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको चारों पॉइंट आशा करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट, जो कि मैंने आपको इस रिएक्शन से दिखाया कि यहाँ पे जो हमारा वाटर था पहले लिक्विड स्टेट में था, उसके बाद गैसियस स्टेट में अलग अलग पार्ट में टूट गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको चेंज इन कलर का बताया, जनरली रिएक्शन को दिखा के, जो कि कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन कराई हमने, तो उसका कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया। ठीक है, तीसरा जो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया इस इवोल्यूशन ऑफ गैस से, जो टॉपिक से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन था उसको भी मैंने आपको बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर का ये एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो वाटर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे चल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो जब आप देखेंगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम यूज़ करते हैं घरों की पुताई में, तो कुछ 1-2 दिन तक घर की दीवारों पे लाइट नहीं होती है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद क्या होती है, लाइट आनी शुरू हो जाती है दीवारों पे, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आगे चल के क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और बना लेता है लाइम स्टोन, जिसे मार्बल कहते हैं। ठीक है, तो मार्बल की तरह चमकने लगता है फिर ये। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। वहाँ पे हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में 2 लॉ पढ़े होंगे आपने, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उसी में से एक जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो उसका मास होता है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।